70 वर्षीय राकेश जी कड़ाके की ठंड में भी पसीने से तरबतर हुए जा रहे थे। डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे थे कि आज फिर से बहू की डांट खाने को मिलेगी। पता नहीं बहू आज उनके साथ क्या करेगी। उन्हें अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि राकेश जी की उम्र हो चुकी थी और बुढ़ापे में उन्हें छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती थी, जिसकी वजह से अक्सर वो रात को कभी कभी बिस्तर गीला कर देते थे। और आज भी कुछ वैसा ही हुआ था। राकेश जी ने बिस्तर गीला कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि बहू ना जाने अब उनको कितनी खरी खोटी सुनाएगी। अब ये उनके बस की बात तो थी नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में ये अक्सर किसी न किसी के साथ हो ही जाता है। पर बहू उनकी इस मजबूरी को समझती ही नहीं और उन्हें खरी खोटी सुना देती है। वो इतना सोच ही रहे थे कि तभी मानसी कमरे में आई, जो कि राकेश जी की बहू थी। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी मानसी कमरे में आई और जैसे ही उसने राकेश जी की हालत देखी तो गुस्से में चीखते हुए बोली, हे भगवान, इस बूढ़े का क्या करूं मैं। बच्चे करे भी तो करे, लेकिन ये इतने बड़े होकर मेरी नाक में दम करते हैं। शर्म नहीं आती ज़रा भी बहू को परेशान करते हुए। अरे जब पता है कि बिस्तर गिला कर देते हैं तो रात को पानी पीते ही क्यों हैं? क्या ज़रूरत है? पानी पीना ज़्यादा ही ज़रूरी है क्या? 1000 बार मना किया है आपको, लेकिन समझ नहीं आती आपको। हद होती है बेशर्मी की। नाक में दम करके रखा है आपने। मेरे सुबह ही सारा मूड खराब कर दिया। बड़बड़ाते हुए कोसती काटती मानसी कमरे से बाहर निकल गई। राकेश जी शर्म से पानी पानी हो गए और खुद पर बहुत ज़्यादा लज्जित महसूस कर रहे थे। बेबस मजबूर से वो पलंग का कोना पकड़कर वहीं पर बैठ गए। अपनी पत्नी मानसी को चिल्लाता हुआ और भिनभिनाता हुआ देख उसके पति सुबोध ने पूछा, क्या हुआ मानसी, क्यों सुबह सुबह चिल्लाए जा रही हो? आप कौन सी आफत आ गई है जो इतना चिल्ला रही हो? अजी आपको तो बस मैं ही दिखती हूँ। देख लो अपने बाबूजी को, सारा दिन दिमाग तो वैसे ही खराब करते रहते हैं। ये ला दो बहू, वो दे दो बहू, ये रख दो बहू। अब सुबह सुबह बिस्तर गीला कर दिया उन्होंने। अब कौन साफ करेगा उसे? मैं क्या घर की नौकरानी हूँ जो ये गंदे काम करते रहूँगी? जब पता है बिस्तर गीला कर देते हैं तो ज़्यादा पानी पीते ही क्यों हैं? अपनी हालत क्यों नहीं देखते? देखो तुम बाबूजी का कोई और दूसरा इंतज़ाम कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना तुम, हमें कुछ अलग तो दिया नहीं इन्होंने। जो बड़े भाई भाभी को दिया है वही हमें भी दिया है। जेठ जी और जेठानी जी की तो ऐश की कट रही है ज़िंदगी और हम यहाँ इनके साथ खल रहे हैं। हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। अरे हमारी क्यों नहीं मजबूरी समझते वे लोग, बस अपने बहाने बना देते हैं। 15 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक बाबूजी को लेकर नहीं गए। नए से नए बहाने बना देते हैं रोज़, ना ही फ़ोन उठाते हैं। कभी जेठानी जी बीमार हो जाती हैं तो कभी जेठ जी को बाहर विदेश जाना पड़ता है अपने ऑफिस के काम को लेकर। अरे तो हम इसमें क्या करें? उनका काम है, वो खुद से जाने। हमें क्या मतलब इस सब से? हमारा काम जितना था हमने तो कर दिया ना। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। कह दीजिए वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सब छोड़ छाड़ कर रह लेना फिर खुद, और कर लेना अपने बच्चों की और बाबूजी की सेवा। मुझसे नहीं होता अब ये सब। खुद से ही धो लेना उनके गंदे कपड़े, खुद से कर लेना सब कुछ। मुझसे नहीं धुलते रोज़ रोज़। महीने में एक आध दिन कर ही देते हैं ऐसा वैसा। कोई बच्चा हो तो समझ में भी आए बात। इतने बड़े होकर ऐसा करते हैं। बहू हूँ मैं, कोई नौकरानी नहीं हूँ। या तो तुम अपने बाबूजी का कोई दूसरा इंतज़ाम करो, वरना मैं छोड़कर आपको अपने मायके चली जाऊंगी। मानसी झल्लाते हुए बोली। तब सुबोध बोला, मानसी तुम ये कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता नहीं है कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे 2 बच्चे हैं।
क्यों बार बार ना समझो वाली बात करती हो तुम? अगर मैं ना समझ हूँ तो फिर मुझसे ये सब नहीं होता। खुद से किया करो। हमने इनका ठेका नहीं लिया। बस बहुत हो गया। सुबह ही सारा मूड खराब कर दिया तुमने भी मेरा। सुबोध सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मानसी चिल्लाते हुए कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सुबोध ने अपने बड़े भाई वीर को फ़ोन लगाया। तब वीर ने कॉल रिसीव ही नहीं की। सुबोध ने लगातार फ़ोन लगाया परंतु उधर से कोई जवाब ही नहीं आया। रिस्पांस ना मिलने पर वो थक हार कर ऐसे ही बैठ गया और फिर बिना नाश्ता किए सुबोध गुस्से में अपने ऑफिस निकल गया। राकेश जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा वीर इंजीनियरिंग की नौकरी करता था और छोटा बेटा अपने ऑफिस में ऊंची पोस्ट पर था जो कि बिजनेस करता था। राकेश जी अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे जिसमें वो 1 महीना छोटे बेटे सुबोध के पास तो 1 महीना वीर के घर रहते थे। परंतु वीर और उसकी पत्नी का स्वभाव कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। पत्नी के साथ साथ उनका बेटा वीर भी उन पर चिल्लाता था, उन्हें डांटता डपटता था। इसलिए वो वहाँ जाने से घबराते थे। जबकि सुबोध की पत्नी ज़्यादातर तब चिढ़ जाती थी जब राकेश जी से कुछ ऐसा वैसा हो जाता। तब वो बहुत ज़्यादा झल्लाती और राकेश जी को बिना सोचे समझे सब कुछ कह भी देती। जब से राकेश जी की पत्नी का निधन हुआ तब से उनका यही हाल है। पत्नी के गम में और ज़्यादा बीमार हो गए और उनकी हालत बद से बदतर हो गई। अब तो बस ऐसा था कि जहाँ रहने को मिल जाता वहीं पर रह लेते। परंतु उन्हें बहू बेटे द्वारा किए गए अपमान का बहुत दुख होता। वो सब बर्दाश्त करते रहते कि बुढ़ापे के दहलीज में ये आम सी बात है। अब वो भी क्या कर सकते थे। दोनों बेटों की पढ़ाई पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अपनी ज़मीन तक बेच दी और अब बेटों के साथ उनके फ्लैट पर रह रहे थे। राकेश जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू मानसी ने अपने ससुर जी की जिम्मेदारी उठाने से साफ साफ मना कर दिया कि जब बापूजी के 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं तो अकेले मेरा पति ही क्यों श्रवण कुमार बने। अब 2 बेटे हैं तो बराबर का हक है दोनों का, तो हम अकेले बाबूजी का भार क्यों उठाए। इसके बाद ये तय हुआ कि 1 महीने वो बड़े बेटे वीर के पास तो 1 महीने छोटे बेटे सुबोध के घर रहेंगे। परंतु बड़ा बेटा वीर स्वभाव के साथ साथ अपने रवैये से भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था। वो तो बहू से ज़्यादा कड़वी बातें राकेश जी को सुनाता था और कोई ना कोई बहाना बना ही देता था। इसलिए राकेश जी भी बड़े बेटे वीर के घर जाने से सकुचाते थे। अब जब सुबोध अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे ध्यान आता है कि उसे आज कई क्लाइंट का इंटरव्यू लेना है। देखता है तो उसके ऑफिस के बाहर काफ़ी भीड़ लगी होती है। कई लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए थे। उनको नज़रअंदाज करते हुए सुबोध अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। तब अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी जो कि सुनी हुई सी थी। अरे सुबोध यार, तुम यहाँ, कहकर वो व्यक्ति सुबोध के गले लग गया। कितने दिन हो गए यार, तुझसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। कितनी कोशिश की, अब जाकर तुम्हें देख पाया। यह सब देखते ही सुबोध थोड़ा हिचकिचाया। हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर जाहिर की। अरे हाँ, तुम तो शिव हो ना। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ शिव, को गले लगाकर सुबोध ने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी की। सुबोध को शिव का ऐसा रवैया अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर मुकाम रखता था, जबकि उसका दोस्त शिव जो कि उसके क्लासमेट था वो उसके पास इंटरव्यू के लिए आया था। हालांकि सुबोध को खुद पर गर्व भी महसूस हो रहा था कि उसके साथ में पढ़ने वाला आज उसके पास इंटरव्यू देने के लिए आया है। शिव भी अपने दोस्त सुबोध के भावों को समझ चुका था, इसलिए वो उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोला, सर क्या आप यहीं पर काम करते हैं? शिव के मुंह से आप शब्द सुनकर
सुबोध को काफ़ी संतुष्टि मिली और अच्छा भी लगा। वो खुद पर और ज़्यादा गर्व महसूस करता है। वो बोला कि हाँ, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अभी ज़रा मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। तुमसे बाद में मिलूँगा। मुझे काफ़ी व्यक्तियों का इंटरव्यू भी लेना है। सुबोध को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि स्कूल टाइम में जब दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे तो सुबोध के काफ़ी मेहनत करने के बाद भी शिव हमेशा फर्स्ट क्लास आता था। सुबोध उससे कुछ नंबरों से पीछे रह ही जाता था, लेकिन आज उस बच्चे का वो इंटरव्यू लेने जा रहा था। स्कूल में सभी टीचर्स शिव की तारीफ किया करते थे कि शिव एक ना एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। लेकिन स्कूलिंग पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों के रास्ते बदल गए, अलग अलग हो गए और कॉलेज स्टार्ट हो गया। और अब सुबोध एक ऊंची कंपनी में ऊंचे मुकाम पर मैनेजर था, जबकि शिव खुद के लिए एक अच्छी नौकरी की भी तलाश न कर पाया। सुबोध को खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था। तभी कैबिन में शिव जाता है। सुबोध उससे कुछ सवालात करता है, तब उनके जवाब बहुत ही अच्छे से देता है शिव और उसका सिलेक्शन अच्छे से हो जाता है। अब 2-3 दिन बाद शिव ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर नौकरी करने लग गया। लेकिन हफ्ते भर बाद ही वो सुबोध के कैबिन में गया। मैं कम इन सर? आ जाइए, सुबोध ने विनम्र भाव से कहा। सर, मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी। लेकिन शिव, तुम तो अभी कुछ दिन पहले ही आए हो, सुबोध ने आश्चर्य से कहा। और अभी से ही छुट्टी? तुम्हें पता है ना ऑफिस में कितना काम है। तब शिव बोला कि सर, मुझे अर्जेंट काम के लिए अपनी माँ को दिल्ली लेकर जाना है। अब वो बुढ़ापे में अकेली नहीं जा सकती, इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ और उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहता हूँ। उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, मैं उनका सहारा बनना चाहता हूँ। दिल्ली का नाम सुनते ही सुबोध को याद आया कि उसका बड़ा भाई वीर भी तो दिल्ली में ही रहता है। उसने सोचा कि क्यों ना बाबूजी को शिव के साथ ही भैया के घर भेज दूँ। तब वो बोला कि ठीक है शिव, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी सर, ज़रूर, लेकिन मैं आकर ज़रूर कर दूँगा। नहीं नहीं शिव, मुझे तुमसे अभी काम है। तुम जब दिल्ली अपनी माँ को लेकर जाओगे तो मेरे बाबूजी को भी मेरे बड़े भाई वीर के यहाँ पर छोड़ देना। वो काफ़ी दिन से वहाँ जाने की ज़िद कर रहे हैं और ऑफिस में इतना काम है कि मैं वहाँ जा ही नहीं पा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनको लेकर मेरे बड़े भाई वीर के यहाँ चले जाओ। मैं उनको कॉल कर दूँगा और उन्हें बता दूँगा। सुबोध ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, जी सर, ये तो बड़ी ही सौभाग्य की बात है। इस बहाने मैं अंकल से भी मिल लूँगा। कितना टाइम हो गया उनसे मिले हुए। अब तो मानो सुबोध की सारी परेशानियाँ दूर हो चुकी थी, क्योंकि पत्नी रोज़ रोज़ नया नया ड्रामा करती थी घर पर। और घर की इस हालत से सुबोध भी अब काफ़ी परेशान हो चुका था, इसलिए वो भी अपने बाबूजी से पीछा छुड़ाना चाहता था। अब सुबोध जब ऑफिस से घर पहुंचा तो उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। तब उसने पत्नी को बताया कि कल बाबूजी दिल्ली बड़े भाई वीर के यहाँ चले जाएंगे, मैं उन्हें भेज रहा हूँ। ये बात सुनते ही मानसी खुशी से चहक उठी और अपने पति सुबोध के गले लग गई। तब सुबोध बोला, मानसी जाओ, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। तब तक मैं बाबूजी से मिलकर आता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि अपना सारा सामान रख ले। तब सुबोध राकेश जी के कमरे में जाता है और ये बात बताता है। राकेश जी जब ये सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है, आंखें आंसुओं से भीग जाती है कि उन्हें बड़े बेटे बहू के घर जाना पड़ेगा और बेटा भी उन्हें भेज रहा है, क्योंकि बड़े बेटे बहू का व्यवहार छोटे बेटे बहू से ज़्यादा कड़वा था। देखिए बाबूजी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए अब आप कोई भी ड्रामा मत करना और चुपचाप से जैसे भेज रहा हूँ वैसे चले जाना।
अब मैंने आपका ठेका तो ले नहीं रखा। अब अगले दिन मानसी बहू ने अपने ससुर राकेश जी का सारा सामान पैक किया और खुशी से सूटकेस बाहर गाड़ी में लाकर रख दिया। जब सुबोध गाड़ी में सूटकेस रख रहा था तब राकेश जी अपने बेटे सुबोध से बोले कि बेटा सुब्बू, मैं क्या कह रहा था, अगर तू ही मुझे दिल्ली छोड़ आता तो अच्छा होता, क्योंकि रास्ते में अगर मुझे ज़्यादा परेशानी हो गई तो मुझे कौन देखेगा। परंतु सुबोध ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया और ऊपर से झल्लाते हुए बोला, क्या हो गया बाबूजी, कितनी बार आपको बोला है कि मुझे सुब्बू सुब्बू कहकर मत पुकारा करे। मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको क्यों नहीं समझ आता? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ मैं, बार बार यही नाम लेकर पुकारते रहते हैं। मेरा नाम सुबोध है, समझते क्यों नहीं आप? पता भी है आपको कितने कर्मचारी मेरे नीचे काम करते हैं। और रही बात दिल्ली जाने की, तो मेरा आज एक इम्पॉर्टेंट काम है ऑफिस को लेकर और मुझे वो काम करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भाई भाभी का तो इम्पॉर्टेंट लगा ही रहता है, आपको उनका तो दिखाई नहीं देता, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं, जैसे मुझे कुछ ज़्यादा ही अलग दिया हो आपने। झल्लाते हुए सुबोध ने पत्नी के साइड को लेते हुए कहा। राकेश जी को गाड़ी में बैठाया। राकेश जी की आंखें आंसुओं से भर आई, परंतु सुबोध को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तब उनके पोता पोती बोले कि दादाजी आप जल्दी आ जाना, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता। और अब सुबोध उन्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाने लगा। जब स्टेशन पहुंचा तो शिव पहले से ही वहां मौजूद था। शिव ने जैसे ही राकेश जी को देखा तो उन्हें प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। तब आशीर्वाद देते हुए राकेश जी के हाथ काँप रहे थे। अब सुबोध भी वहीं बेंच पर बैठ गया। तब वो बोला, अरे शिव, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी माँ को छोड़ने जा रहे हो, उनके लिए कोई ज़रूरी काम है, दिख नहीं रही वो, कहाँ है वो, लाए नहीं क्या उन्हें? तब शिव बोला कि ये रही सर मेरी माँ, इन्हीं को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और कुछ दवाइयाँ भी लानी हैं। शिव की माँ को देखकर सुबोध को बहुत अजीब लगा, क्योंकि जितनी उनकी उम्र थी वो उससे ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। तब शिव बोला कि कार एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई और माँ को भी काफ़ी गहरी चोटें आई थी और माँ पापा के सदमे में बीमार रहने लगी। अब इनकी ऐसी हालत हो गई। कहते हुए शिव की आंखें भर आई, उसका गला रौंद गया। तब शिव बोला कि जानते हैं सर आप, मुझे विदेश में ऊंची पोस्ट पर अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, नौकरी मिली थी। जिस दिन पिताजी का एक्सीडेंट हुआ उससे 4 दिन पहले सब काफ़ी खुश थे, सभी घर वाले। माँ पापा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन पापा की मौत के बाद मैंने विदेश जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि माँ की अब ऐसी हालत हो चुकी है, वो इतनी अकेली पड़ गई है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, उनको मेरी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं रहकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए और मैंने ढूंढ भी ली है। मुझे खुद पर इतना भरोसा है, लेकिन मुझे विदेश की अच्छी नौकरी छोड़ने का ज़रा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनकी दया दृष्टि, उनका साथ ही मेरे लिए काफ़ी है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तब सुबोध बोला कि तुम्हें तो अपनी माँ को संभालने में काफ़ी परेशानियाँ होती होंगी, तुम तो 2 भाई हो ना, दोनों ही संभालते होंगे। सर नहीं, भैया तो विदेश में रहते हैं और माँ को संभालने में कैसी परेशानी भला। बचपन में जब हम छोटे थे तब उन्होंने भी तो हमें कितनी परेशानियों से पाला, पर कभी नहीं जताया, कभी शिकन नहीं लाई चेहरे पर, तो मैं कैसे ये कर सकता हूँ। और भैया विदेश रहते हैं, उनकी नौकरी वहीं पर है, और अगर वो माँ को साथ में नहीं रख पाते तो अच्छा ही है, क्योंकि माँ को यहीं रहने की आदत है, शुरू से ही वो यहीं पर रही है। उस घर में मेरे पिताजी की काफ़ी यादें बसी है, उनके पति की काफ़ी यादें बसी है, वो पहले से ही इतनी बीमार है, अब भैया के साथ रहेंगी
तो नया शहर, नया माहौल उनको पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैं उनके साथ यहीं पर रहता हूँ और हमेशा हमेशा रहूँगा। जब तक मेरी माँ का हाथ मेरे सर पर है तब तक मैं इस दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान हूँ। और अगर दोनों भाइयों में माँ को बांट देंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनके दिल को ठेस पहुँचेगी। मैं उनके मन में ये ख्याल भी नहीं आने दूँगा कि उनका कोई घर नहीं है। वो बेटों के घर बट बट कर रहती हैं, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता। जब उन्होंने एक घर में रहकर हम दोनों की परवरिश बहुत अच्छे से की तो हम क्यों उनको बांटे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें। लेकिन शिव, तुम्हें ये ख्याल तो ज़रूर ही आता होगा कि तुम दो भाई हो और तुम अकेले अपनी माँ को संभालते हो। तुम्हें ऐसा ज़रूर लगता होगा कि मैं ही क्यों माँ को अकेले संभालूं। आखिर तुम्हारे बड़े भाई का भी तो उन पर बराबर का हक है। सुबोध ने अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए पूछा। तब शिव थोड़ा मुस्कुरा उठा और बोला कि सर नहीं, ऐसा ख्याल तब आता है जब हम उनको बोझ समझते हैं या बोझ समझकर कोई काम करते हैं। मेरी माँ मेरे लिए बोझ नहीं है, जबकि मेरा स्वाभिमान है, मेरा सहारा है। और अगर इस बात को बच्चे समझ लें तो कोई भी बुजुर्ग अकेला नहीं पड़ेगा, सबका बुढ़ापा संवर जाएगा। और जैसा हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं वही संस्कार, वही मान सम्मान हमारे बच्चे भी हमें देते हैं। हमसे ही बच्चे सीखते हैं। शिव की ऐसी बातें सुनकर सुबोध को मानो ऐसा लगा कि एक ज़ोरदार चांटा उसके मुंह पर पड़ा हो। उसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं रही। वो चुपचाप सहम गया कि तभी ट्रेन आ गई और ट्रेन चलने लगी। सुबोध ट्रेन के बाहर खड़ा हो गया, जाती हुई ट्रेन को देखने लगा। उसे आज एहसास हो रहा था कि शिव आज भी उससे 10 कदम आगे हैं और उससे फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इतना कुछ होकर भी वो अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है, जबकि शिव के पास इतना कुछ भी नहीं है। फिर भी वो अपनी माँ का कितना सम्मान करता है, उनकी देखभाल करता है। शिव की सारी बातें सुबोध के दिमाग पर एक हथौड़े की भांति वार कर रही थी कि शिव और मेरे बीच आज भी इंसानियत का कंपटीशन है, जिसमें वो आज भी फर्स्ट क्लास है। मैंने भले ही मेहनत के दम पर ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन अपने पिता को वो मुकाम ना दे पाया जिसने मुझे इस लायक बनाया। उनके बरसों की तपस्या को मैं कैसे भूल गया। जीवन के हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी की, मेरी इच्छाओं का सम्मान किया। तो कैसे मैंने उनके साथ इतना गलत कर दिया। जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आई तो मेरे पिता, मेरे माँ बाप के हाथ मेरे सर पर थे। हमेशा ऐसे दिलासा देते रहे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और आज वो ही पिता जब बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर, बेबस, मजबूर हो चुका है, तो मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ। सुबोध उस दिन को याद करता है जब उसकी माँ अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उसके पिता राकेश जी उनके सराहने बैठे हुए थे और रौंदे गले से कह रहे थे, सरला तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तब सुबोध की माँ सरला जी बोली थी कि अजी आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। हमारा बड़ा बेटा वीर ना सही, परंतु सुबोध पर पूरा यकीन है कि वो आपको अच्छे से रखेगा और आपके सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, आपका मान सम्मान करेगा। सुबोध ने ये सारी बातें सुनी थी जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए गया था और अगले दिन उसे खबर मिल गई थी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ के जाने के बाद बाबूजी निढाल से हो गए, एकदम अकेले पड़ गए और बीमार रहने लगे। लेकिन हमने उनके दर्द को कभी समझा ही नहीं। ऊपर से मैं भी पत्नी के साथ मिल गया और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और कैसे बाबूजी को महीने महीने के लिए बांट दिया और अब दिल्ली भैया के पास बाबूजी को भेज रहा हूँ। मैंने बाबूजी को कितने दुख दिए, कभी उनको समझ ही ना पाया
और माँ के विश्वास को मैंने तोड़ कर रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि माँ पर क्या गुजरेगी। उन्होंने मुझ पर कितना भरोसा किया था और आज माँ की आत्मा कितनी तड़प रही होगी ये जानकर कि उसका बेटा ऐसा निकला। वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। ये सोचते हुए सुबोध की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने तभी अपने जेब से फ़ोन निकाला और बिना समय गंवाए वो बस से दिल्ली की ओर रवाना हो गया। बीच में उसने अपने दोस्त शिव को भी फ़ोन किया कि तुम वहीं स्टेशन पर रुक जाना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब कुछ घंटे बाद सुबोध दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वहां शिव और उसकी मां और अपने पिताजी को देखते ही सुबोध शिव के गले लग गया कि मेरे भाई सुबोध, मुझे मेरा फ़र्ज़ याद दिलाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से तेरा आभारी हूँ, कहते हुए सुबोध रोने लगा। राकेश जी हैरान परेशान थे कि बेटा क्यों रो रहा है और किस फ़र्ज़ की बात कर रहा है और यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। सुबोध ने अपने पिता राकेश जी का बैग उठाया और बोला कि चलिए बाबूजी। तब राकेश जी बोले कि बेटा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब सुबोध बोला कि बाबूजी आपको आपके घर लेकर जा रहा हूँ। अब आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे। अपने बेटे सुबोध की बात सुनकर राकेश जी हैरान हो गए। अब सुबोध उन्हें अपने घर लेकर पहुंच चुका था। ससुर जी को वापस आता हुआ देख मानसी के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में झल्लाकर बोली कि आप तो कह रहे थे कि मैंने बाबूजी को भेज दिया है, तो फिर क्यों लाए हैं इन्हें वापस। जाइए और अभी के अभी इन्हें वापस छोड़कर आइए। इस पर सुबोध कुछ नहीं बोलता और सीधे चुपचाप अपने बाबूजी को लेकर कमरे में जाने लगा। तब मानसी फिर से चिल्लाई और झल्लाते हुए बोली कि सुबोध, आपको मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही क्या? हो क्या गया है आपको? क्यों इस बुढ़े को दोबारा मेरी छाती पर बैठाने के लिए ले आए हो? अभी अभी सारी चादरें धुलवाई है मैंने, सारे घर की साफ सफाई की थी, गंदा कर दिया था सारे कमरे को। अब फिर से ले आए इन्हें। अपने पिता के लिए इतने अपमानजनक शब्द सुन सुबोध का पारा गुस्से में चढ़ गया और उसने गुस्से में झल्लाकर 2 थप्पड़ लगातार मानसी के मुंह पर जड़ दिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पिताजी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की? आइंदा से अगर इन्हें कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात तुम अच्छे से जान लो, अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, मुझे कोई धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी अब इसी घर में यहीं पर मेरे साथ रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे। तुम्हारी वजह से मैंने इनका बहुत अपमान कर लिया, लेकिन अब और नहीं। सुबोध का ऐसा रूप देख मानसी सक पका गई और हाथ रखे गाल पर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति सुबोध को आखिर हुआ क्या है। तब सुबोध चलते हुए बोला, मैं अपने पिता को कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर उन्होंने कपड़े गंदे कर भी दिए तो क्या हो गया? तुम मत धुलना उनके कपड़े, मैं खुद से साफ कर दूंगा। उनके लिए काम वाली मेड रख लूँगा। तुमसे कभी किसी बात के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अब वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं उस पिता को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया? उनकी वर्षों की तपस्या का उन्हें ये सिला कभी नहीं दूंगा मैं। अब उनका बेटा उनका ख्याल भी रखेगा, उनका सम्मान भी करेगा और हमेशा इनके साथ ही रहेगा, कहकर सुबोध अपने पिता को कमरे में ले गया। राकेश जी ने कांपते हाथों से बेटे को आशीर्वाद दिया और उसको गले लगाकर खूब रोने लगे। सुबोध ने अपने पिता राकेश जी को चुप कराया और उनके हाथ मुंह धुलवाकर उन्हें खाना खिलाया। आज राकेश जी ने चैन की सांस ली। आज राकेश जी की पत्नी सरला जी का विश्वास जीत चुका था। राकेश जी मन ही मन बोले कि सरला, आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुम सच कहती थी सरला। कहते हुए राकेश जी की आंखें भर आई। उसके बाद से कभी मानसी ने अपने ससुर जी का अपमान ना किया।
और ना ही उन पर गुस्से में चिल्लाए। अब राकेश जी अपने बेटे बहू और पोती पोती के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, अगर बेटे अपने माँ बाप को समझे, उनकी इच्छाओं का सम्मान करे, तो बहू की हिम्मत नहीं कि वो उनका तिरस्कार कर सके, उनका अपमान कर पाए। तो दोस्तों, क्या राय है आपकी कहानी को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।